तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, जिसकी सीरीज हमने चलाई हुई है। और आइसोमेरिज्म में आज जो हम बहुत ही विध्वंसक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉटोमेरिज्म। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई, आईटीजेई मेन एंड नीट, जिसको आज हम पूरी तफसील से पढ़ेंगे। टॉटोमेरिज्म होता क्या है, क्या कंडीशंस के लिए रिक्वायर्ड है, किस तरह के मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म देंगे, और भी इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देखिए, टॉटोमेरिज्म होता क्या है, इसे प्यार से डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। डेस्मोट्रोपिज्म या क्रिप्टोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। क्रिप्टोट्रोपिज्म, मेरोट्रोपी भी कहा जा सकता है। देखो, डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म माने होता है टर्न, यानी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम बॉन्ड को टर्न कराने जा रहे हैं, कुछ अदला बदली का सिस्टम हम करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह का अदला बदली का सिस्टम हम करने जा रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। देखिए, ये है हमारा कीटो फॉर्म और सीओ ग्रुप हम सभी जानते हैं माइनस आई है, विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा अपने पड़ोसी कार्बन मतलब अल्फा पे, बोथ आर सेम। तो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। क्यों एसिडिक है? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप के साथ वो एडजेसेंट है। विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो यहां से H पॉजिटिव निकलना आसान हो जाता है। तो मेन बात जो आ रही है कि अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, बट इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हमने क्या किया, चलो पहले मैं एक बार समझा देता हूं इसका, कि ये हमने बनाया कॉन्जुगेट बेस, H पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया, डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो CH3O CH2, और जो H पॉजिटिव गया था वो अगर प्रोटोनेट कर देता है तो आप देखेंगे कि CH3OH डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड इन एंड ऑल इनोल फॉर्म। इनोल है एंड दिस इज कीटो फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर बन गए, लेकिन फंक्शनल आइसोमर में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन यहां पर जो दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं। both the functional group are in dynamic equilibrium with each other। दोनों की दोनों फॉर्म एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है, जबकि फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल आइसोमर में दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो दो इंडिपेंडेंट फॉर्म होती थी जिनका मोलर मास सेम होता था, बट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता था। फंक्शनल ग्रुप इनको नहीं कहेंगे बिकॉज दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, कीटो कंटेंट ज्यादा होगा, that depends on several factor, उनको हम later on discuss करेंगे। but अभी our objective कि what type of molecule exhibit tautomerism and what exactly tautomerism stand for। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया। 1 2 3 तीन एटम है, 1 2 3। फर्स्ट से थर्ड एटम की तरफ आपने हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो यहां पर एक पाई बॉन्ड टर्न हुआ है और साथ में हाइड्रोजन को एक्सचेंज किया गया है। एक्सचेंज मतलब दिया गया है, मतलब एक तरीके से जैसे हम बचपन में कैच एंड कैच खेला करते थे, हाइड्रोजन उसको दे दिया, पाई बॉन्ड उससे ले लिया। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है, हाइड्रोजन दिया जाता है, पाई बॉन्ड लिया जाता है। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, दिस इज कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म, जिसमें पाई बॉन्ड टर्न हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर जो हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से किया है। 1 2 3 फर्स्ट से थर्ड एटम की तरफ हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया गया है। तो दिस इज 1 3 माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन है।
और ये भी ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन जिसे हम एसिडिक कह रहे हैं वो sp3 हाइब्रिड से अगर अटैच्ड है तो बेस्ट रहेगा। हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी अभी जब कुछ और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। तो फिलहाल तो सीन ये बन गया है कि कीटो और इनोल बोथ द फॉर्म्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। हाइड्रोजन का माइग्रेशन किया गया फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बेसिकली मैंने 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन किया और एक पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट करा लिया है, राइट। सो एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ सकते हैं हम। देखिए जैसे दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, -I है तो इसका पड़ोस में अल्फा भी है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया ना, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। यानी कि अल्फा कार्बन एसिडिक है, इसने HN दे दिया, नेगेटिव आ गया, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, दिस इज कॉल्ड इनोल। तो यहाँ 1 2 3, तो ये 1 3 शिफ्टिंग हो चुकी है, 1 3 शिफ्टिंग हो चुकी है। अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कीटो फॉर्म ज्यादा है या इनोल फॉर्म ज्यादा है, अभी तो जस्ट आपको बताया जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन से आपको माइग्रेशन करना है हाइड्रोजन का। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एसिडल्डिहाइड, है ना, एसिडल्डिहाइड 1 2 3, ठीक, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, कहां से कहां, यहां से यहां, 1 2 3। ये जो एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा बेहतर होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन टाइप में। तो CH2 डबल बॉन्ड COH H, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो बहुत ही बेहतर होता है, राइट। तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए दिस इज नाइट्रो फॉर्म, अगेन -I, जैसे कि यहाँ पर कीटो ग्रुप हमारा -I था, ये फिर से -I है, ये अल्फा हो गया। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक है तो HN देगा ही देगा, तो CH3CH माइनस आ गया, नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड N दिस OH। सो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डबल सिंगल नेगेटिव था तो यहाँ रेजोनेंस होगा, ये इधर होगा, ये इधर, तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया। तो नाइट्रो फॉर्म बेसिकली स्यूडो नाइट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज स्यूडो नाइट्रो कहा जाता है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये टॉटोमेरिज्म ही तो है। तो जरूरी थोड़ी है कि कीटोन में ही टॉटोमेरिज्म होगा, कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं। व्हाट वी नीड, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए जो एसिडिक हो, और एसिडिक कौन है, जो sp3 बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके, और फिर इसके हम टाइप को भी समझेंगे। अभी जो मैं इसके टाइप डिस्कस कर रहा हूं, मैं 1 और 3 के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन कर रहा हूं। ये दो तरह की कैटेगरी में है, नंबर 1 इज डायड सिस्टम एंड नंबर 2 इज ट्रायड सिस्टम। जो अभी हमने डिस्कस किया वो ट्रायड सिस्टम था, 3 एटम के बीच में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, फर्स्ट से थर्ड के बीच में शिफ्टिंग हुई है तो वो है ट्रायड सिस्टम। 1 और 2 के बीच में होती है तो दैट इज कॉल्ड डायड सिस्टम, लाइक दिस। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैं हाइड्रोजन को 1 और 2, 1 से 2 की तरफ शिफ्ट कर दूं अगर, तो कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाता है। तो ये है हमारा एक डायड सिस्टम, राइट। जैसे AgNO2, AgNO2, इस तरह से अगर हम सिल्वर की शिफ्टिंग कर दें, जरूरी नहीं कि हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करें, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ अगर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये तो एज इट इज हो गया है,
हमने क्या करा, नाइट्रोजन सिल्वर को हटा के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हमने इसको शिफ्टिंग की है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके के डायड सिस्टम हो गया। थोड़ा एक्सक्लूसिव एग्जांपल था, बहुत कम रेयर दिखाई देता है, जनरली तो हम हाइड्रोजन ही देखते हैं। तो इन सभी एग्जांपल में चाहे वो डायड हो या ट्रायड हो, एटम ट्रांसफर हो रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मैं इनको व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे यार, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे यार, तो आप क्या इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या इन्हें आप टॉटोमर्स कहेंगे? देखिए, they are called tautomers, and how resonating structures are different from tautomers. Tautomers, tautomer. देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब जानते हैं कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, असलियत में वही बंद मुट्ठी लाकी खोली तो खाकी, कुछ नहीं है, सिर्फ सपने में चल रहा है। लेकिन ये रियलिटी है, रियलिटी ये एक्चुअल में होता है। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को आप कभी आइसोलेट नहीं कर पाते, कांट आइसोलेट, है ना, दिखा नहीं पाओगे हकीकत में कि ये है। लेकिन टॉटोमर्स को आप दिखा सकते हो, इन्हें आइसोलेट कर सकते हो, बता सकते हो ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, कैन आइसोलेट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए रेजोनेंस हमेशा क्या है, इलेक्ट्रॉन की पकड़म पकड़ाई होती है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से उधर, एटम अपनी पोजीशन पे है बट इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चलो मूव कर रहे हैं, लेकिन एटम भी मूव कर रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस की मूवमेंट नहीं है, एटम की मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर एटम की मूवमेंट है। यहाँ पर नो न्यूक्लियस मूवमेंट, न्यूक्लियस शब्द एटम के लिए यूज करो, नो न्यूक्लियस मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर यस न्यूक्लियस मूव्स। तो these are the few differences between the resonating structure and the tautomers। कि टॉटोमर स्ट्रक्चर्स रियल होते हैं, आइसोलेट किया जा सकता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो चलो इधर से उधर हो ही रहा है, लेकिन एटम भी शिफ्टिंग हो रहा है। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी भी एटम की शिफ्टिंग नहीं होती, एटम को तो स्टैचू कर दिया जाता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इधर से उधर मूव कर रहे हैं। तो टॉटोमेरिज्म ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग 1-2 या 1-3 के बीच में हम कर सकते हैं, 1-2 एटम या 1-3 एटम के बीच में कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, तो वो डायड सिस्टम में भी था और वो एक ट्रायड सिस्टम में भी पॉसिबल था। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ जिसमें हमें ये और क्लियर होगा कि टॉटोमेरिज्म कहाँ होगा और हम उसे लिखें कैसे। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, चलिए डाइओन है, साइक्लोहेक्साडाइओन। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों ऐसे आइडेंटिकल है, कहीं से भी आप हटा सकते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ, सपोज कीजिएगा मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटके ऑक्सीजन पर चला जाएगा, इनॉल आ गया, है ना। इसी तरह यहाँ से भी मैं अगर हटा दूँ, मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ, यहाँ से भी हटा सकता हूँ, यहाँ से हटा देंगे तो थोड़ा कॉन्जुगेशन, यहाँ से हटाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, यहाँ से हटाना थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरीके का डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन सिस्टम मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन आपने हटा देना है, बिना सोचे समझे आपने अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना है, बट अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये हमारा माइनस आई ग्रुप हो चुका है, अल्फा है और अल्फा है, तो अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, तो क्या करें, दोनों से निकाल के देख लेते हैं। अगर हम अल्फा 1 से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारा जो टॉटोमर बनेगा ऑब्वियस है ये हो गया, है ना, डबल सिंगल डबल, काफी हद तक स्टेबलाइजेशन आ रहा है कॉन्जुगेशन में। लेकिन अगर हम अल्फा 2 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते तो कुछ इस तरह का सीन बन जाता, है ना, डाइईन्स का सीन बन जाता। अब ये जो कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिड हो गया,
अब sp3 का मतलब है बॉन्ड एंगल 180 हो गया, लेकिन कहाँ है ये 180, ये तो 120 है। यानी कि अपने नॉर्मल एंगल से इसको जितना होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा ये बेंड है। जैसे इस समय मैं स्ट्रेट खड़ा हूं तो ये मेरा नॉर्मल पोस्चर है, ठीक है, बॉडी में कोई स्ट्रेन नहीं है। लेकिन कोई मुझे कह दे कि मुझे 120 डिग्री के एंगल पे ही बेंड होके पढ़ाना है, कितनी देर स्ट्रेन आने लगेगा ना बैक में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है ना, एंगल का स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन थ्योरी होती है कि अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जितनी ज्यादा डेविएशन होती है उसमें वो स्ट्रक्चर उतना अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर वही तो मैं बताने जा रहा था कि ये कार्बन हमारा sp2 था, sp2 से आप निकालेंगे तो और अनस्टेबल की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को आप प्रीफर करें कि उसे हम रिमूव कहाँ पे कर पाए, उसको हम sp3 से कर पाए तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम अभी। तो देखिए अगेन अल्फा 1 है, अल्फा 2 है। अभी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, अगर मैं अल्फा 2 से निकाल दूंगा तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आप देखेंगे एक परफेक्ट कॉन्जुगेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है। यहाँ पर ये इन एंड ऑल, इनॉल कंटेंट काफी बढ़ सकता है। अभी हम इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में कि किन किन कंडीशन में इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। लेकिन अभी जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि आप कहाँ से हाइड्रोजन निकालें ताकि वो बिल्कुल फिट हो जाए, बिल्कुल सही जाए। देखिए तो एक बात से तय हो गई है कि जहाँ से भी आप हाइड्रोजन को हटाना चाह रहे हैं दैट शुड बी एसिडिक हाइड्रोजन, और उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो भी आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं दैट शुड बी स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ गया इनॉल, है ना। तो ये एक सिस्टम हमारा बन रहा है, यानी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, राइट। अगर मैं सिर्फ बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ, ओनली बेंजल्डिहाइड, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। CH3 CH CH3 CHO, यस ये बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 1 से 3 की तरफ हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे, 1 से 3 की तरफ हाइड्रोजन को हम कर देंगे शिफ्ट, और ये बन गया हमारा कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो गई है इनॉल फॉर्म में, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल करेगा ही करेगा, ठीक है। सो कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं जिसमें हम टॉटोमेरिज्म को देख पाएंगे। सो जैसे कि देखिए यहां से -I ग्रुप है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, बट अल्फा 2 हमारा व्हाट टाइप ऑफ कार्बन, इट इज sp2। तो sp2 से निकालना इट इज नॉट एडवाइजेबल, सो इट इज बेटर टू रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा 1 बिकॉज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि केसेस जितने तरह के होंगे वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अभी। अगर हम इसको अल्फा 1 से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना, तो 1 2 3 यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन इधर चला गया। अब व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट इज, ये किस तरह का सिस्टम बन गया। देखो यहाँ तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी ये तो एक परफेक्ट एरोमेटिक पार्ट बन गया है, 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। लेकिन यहाँ पर डबल सिंगल, वो तो ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन इसमें व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट इज, 4 पाई। अब बहुत ही प्यारी बात आने वाली है, आपने पहले पढ़ा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी की दुनिया में अगर कोई किसी का बाप है तो वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है दैट इज अल्टीमेट जबरदस्त। मतलब बस जो पढ़ के गए समझ लो वही एग्जाम में आ गया तो स्वाद आ जाता है ना, मार्क्स जबरदस्त आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी को फैक्टर बढ़ाता है वो हमेशा एरोमेटिसिटी
एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा स्टेबिलिटी को चार चांद लगा देता है। अगर एरोमेटिसिटी नहीं है लेकिन उसमें रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो भी उसको एक चांस मिल जाता है, चलो ठीक है यार। बट एरोमेटिसिटी है तो सब कुछ साइड हो जाते हैं, बाकी सारे चीजें साइड हो जाती हैं। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, एक तो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, और एक होता है एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल एरोमेटिक का उल्टा, एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर है किसी सिस्टम में, 4n+2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर किसी सिस्टम में है तो एरोमेटिक होता है। आपने 11th क्लास में एरोमेटिसिटी में पढ़ा होगा। n को हम वैल्यू दे सकते हैं 0 1 2 3, तो ये 2 पाई हो, 4 ऐड करो 6 पाई, 4 ऐड करो 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, यानी जिन मॉलिक्यूल्स में इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो प्लानर है और उनमें रेजोनेंस हो रहा है तो वो 100% एरोमेटिक होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 4n पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, n को 0 1 2 3 वैल्यू दे दें अगर हम, तो 4 पाई 4 8 पाई यानी 4 के मल्टीपल है, 12 पाई 16 पाई, इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कहीं पर है, प्लानर है, डीलोकलाइजेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड 4n पाई का होता है, तो दे आर एंटी एरोमेटिक, बहुत अनस्टेबल, बहुत ही। हाँ, अगर डीलोकलाइजेशन भी नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज, देखिए ना, डबल सिंगल, ये जो रिंग है छोटे वाली, इसमें 4n पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, तो ये है एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब है ये एक अनस्टेबल बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा या बहुत कम कर पाएगा, क्योंकि ये जो बन रहा है वो अनस्टेबल है। देखो, बनता वो है जो स्टेबल है, जो स्टेबल है वो हमेशा जल्दी बनता है, जो अनस्टेबल है या तो बनेगा नहीं या बहुत देर में बनेगा। तो यहां पर जो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर इस छोटे रिंग में आ गया, उसकी वजह से इसका सारा खेल बिगड़ गया। बेशक ये हाइड्रोजन अपना sp3 से लूज कर रहा था, एसिडिक था, बट जो बन रहा था वो लेस स्टेबल है। अगर मुझे पता है सामने कुआं है तो मैं उसमें गिरूंगा थोड़ी, है ना। जो बन रहा है अगर वो स्टेबल है तो जरूर, अगर मुझे पता है कि इस काम को करने से मुझे कुछ बेनिफिट है तो डेफिनेटली मैं उस काम को करूंगा, अगर मुझे पता है कि नहीं होगा बेनिफिट तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। तो जो स्टेबल है वो हमेशा जल्दी बनता है। तो याद रखिए कि जो टॉटोमेरिज्म के बाद, जो आप ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के बाद जो आप इनोल फॉर्म बना रहे हैं, क्या वो एरोमेटिक की वजह से स्टेबलाइज हो रही है या नहीं हो रही, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पर हम देखेंगे कि इनोल कंटेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसका स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये इसका बहुत कम चांस है इस तरफ जाने का, बहुत कम अमाउंट में ये मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो चांस उसका बढ़ जाता है। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उसको। देखिए, दिस इज द एग्जांपल, अल्फा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, alpha 1 alpha 2, but it is sp2, it is sp3, so it is better to remove the hydrogen from sp3 hybrid carbon atom। तो 1 2 3 यानी ट्रायड सिस्टम हमारा हो रहा है 1 2 3। तो अगर अपन इसको ट्रायड सिस्टम के थ्रू एलिमिनेट कर दें तो आप देखिए ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जहां पर ऑक्सीजन वगैरह आता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइजेशन होगा, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत एरोमेटिक हो गया है, जबरदस्त तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहां से रिमूव किया हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिड कार्बन से। क्यों किया, ताकि वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना सके। कौन है स्टेबल, जो एरोमेटिक कैरेक्टर अगर रिंग में आ जाए तो वो स्टेबल है ना। कॉन्जुगेशन अगर कहीं पर आ जाए तो स्टेबल है। और देख सकते हैं इस तरह से, दिस इज कॉल्ड पाइरिडोन, 2 पाइरिडोन। तो देखिए sp2 है लेकिन ये हमारा sp3 है। अगर मैं
1 2 3, यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर कर दूं, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा तुम मुझे पाई बॉन्ड दे दो तो इससे हम दोनों का काम चल जाएगा। तो इस तरह से तो देखिए कितना ज्यादा एरोमेटिक करैक्टर आ गया है ना। तो इक्विलिब्रियम तो दौड़ दौड़ के, बिल्कुल दौड़ दौड़ के, हिरण की तरह दौड़ दौड़ के सामने जाएगा, क्योंकि जो बन रहा है वो स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, यहाँ पर हम हकल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है इसलिए वो स्टेबल है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं एरोमेटिक आ गया या कहीं कोई कॉन्जुगेशन आ गया या कहीं कोई कॉन्जुगेशन अगर आ रहा है तो वो स्टेबल हो सकता है, राइट। तो अभी हमने ये समझ तो लिया ही है कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ रेजोनेंस, कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म हो रहा है, कहाँ कहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं हो पा रहा है, बेहतर तरीके से कहाँ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं। तो अभी तो हमने समझ ही लिया कि हाइड्रोजन अगर हमें हटाना है तो कौन सा हटाना है ना। कितने तरह का टॉटोमेरिज्म है वो भी हमने देखा कि डायरोट्राइड सिस्टम है। लेकिन अगर मैं इसके मैकेनिज्म पार्ट की बात करता हूं तो ये एक एसिड कैटालाइज्ड भी होता है और ये एक बेसिक मीडियम में भी कैटालाइज्ड हो सकता है, बेस कैटालाइज्ड। तो एक बार दोनों को मैं ब्रीफ कर देता हूं कि टॉटोमेरिज्म एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड किस तरह से हो सकता है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, इफ मीडियम इज एसिडिक है ना, एसिड कैटालाइज्ड मीडियम है तो एसिड इज ऑलवेज फॉर प्रोटोनेशन। और प्रोटॉन कहाँ अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन अगर हमने प्रोटोनेट कर दिया इस तरीके से है ना, ये प्रोटोनेटेड हमारा कीटोन बन गया है, डीलोकलाइजेशन हुआ। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, पहले तो ये माइनस आई फैक्ट था ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन प्रोटोनेशन के बाद दिस कार्बोनाइल कार्बन एक्वायर्ड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ। तो अब ये अपने अड़ोस एंड पड़ोस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन हमने इधर शिफ्ट कर दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो CH3OH, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड आ गया CH2। तो देख सकते हैं आप कि आपने एक कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है एंड द मीडियम वाज एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो अलग बात है कि इनोल कंटेंट यहाँ पर बहुत बहुत कम है, अभी वो इनोलाइजेशन में लेंगे हम। तो कीटो फॉर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में है क्योंकि बहुत स्टेबल है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C, बहुत कम है। अगर मैं बेसिक मीडियम में इसको कंसीडर करता हूं, बेस कैटालाइज्ड अगर मैं इसको लेता हूं, देखो एसिड इज ऑलवेज फॉर प्रोटोनेशन बट बेस इज ऑलवेज फॉर डीप्रोटोनेशन। बेस का क्या काम होता है, H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना। कौन से H पॉजिटिव को एलिमिनेट करना, जो आसानी से हट सकता है, जो एसिडिक है। और एसिडिक कौन है, अल्फा। कौन सा अल्फा, जो sp3 है। तो हम इसको यहां से अगर एलिमिनेट कर लें और जो बेस है वो डीप्रोटोनेशन को फैसिलिटेट करेगा, तो CH3CO CH2 माइनस, क्योंकि यहाँ का H और ये OH मिलके वाटर की फॉर्म में हो गए फुर 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 फुर। तो ये हमारा डीलोकलाइजेशन, दिस एंड वाटर अगेन विल प्रोटोनेट दिस। तो ये आ गया CH3COH। तो आप फिर से देख सकते हैं कि कीटो फॉर्म आपने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। बेसिक मीडियम में भी ये कैटालाइज्ड हो रहा है, एसिडिक मीडियम में भी कैटालाइज हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटोमेरिज्म बोथ, दोनों ही मीडियम में, ये दोनों ही मीडियम में क्या हो सकता है, प्रोसीड कर सकता है। बेसिक मीडियम में भी ये प्रोसीड कर सकता है और ये एसिडिक मीडियम में भी अपना प्रोसीड कर सकता है, राइट। सो अभी हम कुछ और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। तो बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड दोनों हो गए हैं हमारे। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको ये बताना है कि क्या उसमें टोटोमेरिज्म होगा, कहाँ से होगा। सो क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा,
क्या ये भाई साहब हमारे टोटोमेरिज्म शो कर पाएंगे? देखो फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा है, हाइड्रोजन एसिडिक है, जा सकता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, जा सकता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, जा सकता है। अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये जो हमारा कॉमन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी और ये भी दोनों ही टोटोमेरिज्म शो करेंगे, दोनों ही टोटोमेरिज्म शो करेंगे। चलिए, क्या आप इसमें टोटोमेरिज्म शो कर पाएंगे? देखो अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, लेकिन ये अल्फा क्या है? sp2 है। और क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन अगर sp3 है तो बेटर है, क्योंकि अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये फिर से sp होगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H sp होगा, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 120 है तो बहुत स्ट्रेन होगा। तो सॉरी बाबा सॉरी, ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। करेगा भी तो जो इनोल कंटेंट होगा वो बहुत बहुत कम होगा। इसकी मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये sp2 है, लेकिन ये sp3 है, तो निकाल तो देंगे, लेकिन जो बनेगा वो आप जानते हैं क्या बनने जा रहा है? वो एंटी एरोमेटिक बनने जा रहा है। तो जो एंटी एरोमेटिक होगा वो बहुत बहुत कम स्टेबल होगा। तो अगर हम दिखाने को चाहें तो दिखा सकते हैं, बट वेरी लिटिल अमाउंट में इनोल कंटेंट बहुत बहुत कम होगा। इनोल कंटेंट जो होगा वो बहुत बहुत कम होगा, जा सकता है, यहां से अचानक जा सकता है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमें हाइड्रोजन हटाना भी है तो हम हाइड्रोजन कहां से हटाएं, ठीक है। तो अब हम अपना बढ़ते हैं इनोलाइजेशन की तरफ, कि किन कंडीशन में इनोल प्रोडक्ट, जो इनोलाइजेशन है, किन कंडीशन में इनोल प्रोडक्ट की अमाउंट कीटो से थोड़ा ज्यादा होने लगेगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन की, कि क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में शिफ्ट करने लगे और कीटो फॉर्म से इक्विलिब्रियम इनोल फॉर्म की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। मींस अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इनोलाइजेशन, कि किन किन कंडीशन में इनोलाइजेशन फेवर होगा, उसे कहां कहां फेवर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि अपना कीटो, और कीटो से हम क्या बनाने जा रहे हैं अब? इनोल फॉर्म। तो देखिए, क्योंकि CO फॉर्म की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डबल बॉन्ड के कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। वैसे किसी एक बुक में कुछ मिलती है, कहीं 40 की लाइन में होती है, तो कहीं 50s, कहीं 60s में होती है। तो नियर अबाउट 46, 7, 8 के अराउंड हम इसको रफली कंसीडर कर सकते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है CO की वो इससे काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये 99.9% तो हमारा कीटो फॉर्म ही है और केवल 0.1% में हमारा इनोल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि इनोल का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसको फेवर मिल रहा है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है इसके कंपैरेटिवली, तो जो स्टेबल है वही तो ज्यादा बनेगा। देखिए, इनोल फॉर्म तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक इसके साथ कोई एक ऐसा फैक्टर अटैच ना हो जाए जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? या तो इसमें एरोमेटाइजेशन हो जाए, या इसमें कॉन्जुगेशन हो जाए, या फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन बन जाए, या फिर कोई सॉल्वेंट। मैंने 4 बातें कही हैं, 4 बातें मैंने बोली हैं कि इनोलाइजेशन को कब फेवर मिलेगा। फैक्टर फेवर इनोलाइजेशन, देखिए फैक्टर फेवर इनोलाइजेशन नंबर 1 है, जो सबका बाप है, एरोमेटिक कैरेक्टर, या फिर उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा हो, कॉन्जुगेशन थोड़ा फैल रहा हो, या फिर टॉटोमर जो बन रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, और एक हमारा केस सॉल्वेंट का भी होगा। तो यहां पर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कोई रेजोनेंस कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसको वो फेवर नहीं मिल रहा है। सो
अपन अब जरा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मैंने लिया ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, तो देयर आर 2 अल्फा, है ना, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। कहां से हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें? अपन दोनों से करके देख लेते हैं ना, अल्फा 1 से और अल्फा 2 से। जो स्टेबल होगा डेफिनेटली वो दैट विल गोइंग टू द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर मैं अल्फा 1 से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता हूं तो अपना इनोल फॉर्म आ गई ये। अल्फा 2 से निकालते हैं, है ना, तो CH2OH CH2 CH3। अब आप बताइए कि इफ इट इज X एंड इफ इट इज Y, तो which one is going to be the major product? इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेट कर सकता है? इन चारों में से कोई फैक्टर देखना है? एरोमेटिक है नहीं, सॉल्वेंट चलो दोनों में कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कोई सीन नहीं है, कॉन्जुगेशन भी दोनों में बराबर जैसा दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप, और यहां पर डबल बॉन्ड के अराउंड ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, है ना। तो जहां पर डबल बॉन्ड पर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगते चले जाते हैं, डबल बॉन्ड पर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगते चले जाते हैं, वो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, एंड इट इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो वही हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कौन कम स्टेबल बन रहा है। ये 4 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। इन चारों से में से ही कोई ना कोई कभी ना कभी डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें इनोलाइजेशन इंक्रीज हो रहा हो, किसी भी तरीके से इंक्रीज हो रहा हो, कोई भी XYZ फैक्टर हो सकता है। देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, तो 1 2 3 ट्राइड सिस्टम है। यहां से अगर हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप देखिए रिंग के अंदर परफेक्ट एरोमेटाइजेशन हो गया है, जो पहले नहीं है ना। पहले कॉन्जुगेशन तो था, डबल सिंगल डबल है, लेकिन पूरी तरह डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, पूरी तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, लेकिन अब बहुत ही धांसू, बहुत ही जबरदस्त एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है। तो इक्विलिब्रियम डेफिनेटली फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, डेफिनेटली यहाँ पर इनोलाइजेशन का कंटेंट बढ़ जाएगा, कीटो से ज्यादा हो जाएगा। ट्राइओन, तो ट्राइओन में देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस ये अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा, इसके लिए अल्फा है, तो सब एक दूसरे के लिए अगर अल्फा अल्फा हो जाएं, अभी इसमें कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है ना, कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही शानदार एरोमेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया है, बहुत ही शानदार एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा इनोलाइजेशन कंटेंट। इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एज सच कोई इनोल कंटेंट नहीं है, राइट। बहुत जबरदस्त इनोलाइजेशन इसमें हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिक कैरेक्टर। देखिए एक एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिया था, मैं उसको दोबारा कंसीडर कर देता हूं। देखिए अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, या दोनों को मैं अल्फा 1 कह भी सकता हूं, लेकिन ये sp2 है, ये sp3 है, तो बेटर कहां से होता है? sp3 से एलिमिनेट करना ही बेटर चॉइस मानी जाएगी। तो यहां पर मैंने जब इनोल बनाया तो डबल सिंगल डबल और यहां पे लोन पेयर, तो ये परफेक्ट एरोमेटिक कैरेक्टर, ये परफेक्ट एरोमेटिक कैरेक्टर अपने आप में प्रोड्यूस कर रहा, तो इक्विलिब्रियम जाएगा, अरे जाएगा बाबा, दौड़ दौड़ के जाएगा, बहुत कूद कूद के जाएगा वहां पर, क्योंकि एरोमेटाइजेशन हो रहा है जो यहां पर पहले नहीं था, है ना। तो एरोमेटिक कैरेक्टर अगर समहाउ प्रोड्यूस हो जाए तो इनोल कंटेंट का जो यील्ड है वो डेफिनेटली बेटर होता चला जाएगा, है ना। अगर मैं इसका इनोल कंटेंट लूं, इसका इनोल कंटेंट लूं, और मैं इसका इनोल कंटेंट लूं, मैं तीनों का इनोल कंटेंट बना लेता हूं, ठीक है।
यहाँ से एच आयन हटा देना चाहिए, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, बट इट इज मोर एसिडिक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में है। इसी तरह ये ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक है। तो चलो तीनों का इनोल कंटेंट हम बना लेते हैं। इनोल कंटेंट तो कुछ इस टाइप से अपन इसका इनोल कंटेंट बना सकते हैं। इसी तरह से ही हम इसका भी इनोल कंटेंट बना सकते हैं। तीनों को एक जैसे कर देते हैं ना, तीनों को एक जैसा कर देते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसके इनोल कंटेंट को x, इसको y, इसको z कंसीडर करता हूं, तो आप देखिए किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। अब यहाँ एरोमेटाइजेशन का फैक्टर तो है नहीं, है ना। वैसे इन तीनों में ही कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है, तीनों में ही कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से ज्यादा कंसीडर होगी, क्योंकि ये चारों ही फैक्टर इनोल में नहीं है। ये चारों ही फैक्टर इनोल कंटेंट में नहीं नजर आ रहे, ना तो एरोमेटिक, ना कॉन्जुगेशन, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट, ऐसा कोई फैक्टर है नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं, यहाँ पर रिंग साइज दोनों 6 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ एक 5 है, 6 है, यहाँ पर दोनों 5 है, तो डेफिनेटली रिंग साइज जितना छोटा होता है, आप जानते हैं स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वो अनस्टेबल करैक्टर प्रोड्यूस होगा, अनस्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, इस तरह का अपना एक सीन डेफिनेटली होगा। तो फिलहाल यहाँ कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म पर डोमिनेट करेगी, क्योंकि ऑल दीज एक्स फैक्टर्स आर एब्सेंट इन इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म को तो तभी राहत मिल सकती है जब इनमें से कोई एक फैक्टर उसके फेवर में आ जाए। देखिए, अब बहुत अच्छा एग्जांपल लेने जा रहे हैं अपन, जो बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत एग्जाम्स में वो पूछा भी जाता है, तो एक बार उसे ही कंसीडर करते हैं। देखिए CH3COCH2, दिस इज, देखिए CO के लिए ये अल्फा है, ये भी अल्फा, चलो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मान लेते हैं, है ना। इसके लिए ये अल्फा है, इसके लिए ये भी अल्फा है, इसके लिए ये अल्फा, इसके लिए अल्फा। चलो सब एसिडिक हैं, सब एसिडिक हैं, तो हम क्या करें? सब एसिडिक हैं तो क्या हम सभी से HN निकाल दें? देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हम सब देख लेते हैं एक एक करके। अगर हम अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। CH3 CO CH2 CHOH COH एंड डबल बॉन्ड CH2। कोई फैक्टर आया क्या इसके फेवर में? एरोमेटिक नहीं आ रहा, कॉन्जुगेशन कोई खास नहीं है, डबल सिंगल लॉन पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कुछ हद तक हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन मिल सकता है इसको। ओके, वेरी गुड। अल्फा 2 से अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं, क्योंकि ये देखो ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है, ये भी यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा। मोस्ट एसिडिक, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। चलो, अगर ये अपना एक HN लूज करे, वो यहां भी, यहां पर भी, कहीं पर भी जा सकता है, जहां आपका मन करे वहां भेज दीजिएगा फिलहाल। तो देखिए यहां पर भी एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन बन गया, जैसे कि ऊपर वाले में बना है, यहां पर भी बना है ना। तो लेकिन यहां पर जो कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल लोन पेयर वाला ही है और कहीं नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए डबल सिंगल लोन पेयर वाला तो यहां भी है और यहां भी है, लेकिन यहां पे डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन बढ़ गया, है ना। अल्फा 2 से जब आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो कॉन्जुगेशन अल्फा 1 की कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट बन रहा है, टोटोमर बन रहा है, उसमें ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चलो सेम है दोनों में। और अगर ये ऐसा करे कि एक इसको दे दे और एक इसको दे दे, ज्यादा दानवीर कण बन जाए, अगर ये डाई बेसिक करैक्टर शो करने लगे, दोनों ही HN लूज कर दे, एक इसको ले एक इसको ले, भाई दोनों मौज करो, तो क्या सीन बनेगा उसको भी देखना पड़ेगा यार। लेकिन देखिए अब ये सीन बन गया कि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और दूसरा क्या होगा कि यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो इसको खींच के अपने पास लाएगा, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ उठेगा। और यहां पर ये एक हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो शेप इसकी लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 है,
तो दोनों में एक तरीके से कश्मकश शुरू हो गई है। ये इसको सीधा रखना चाहता है, ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है, तो स्ट्रेन पड़ रहा है मॉलिक्यूल में, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। जहां भी ये दो डबल बॉन्ड का सीन आ जाता है ना, वहां पर कुछ अनस्टेबल करैक्टर प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो इसका मतलब दोनों हटाना तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। और वैसे भी कार्बन के एसिडिक हैं, ये कोई H2SO4 टाइप का कोई इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है जो दो दो HM यूज करते हैं। कार्बन के एसिड बहुत बहुत वीक एसिड होते हैं। चलो अगर हम अल्फा 3 की बात करते तो अल्फा 3 तो बिल्कुल वैसे ही हो जाता जैसे अल्फा 1 था। तो CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CO CH3, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चलो हो जाता है। लेकिन अब इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई मुझे दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल करैक्टर जा रहा है वो कॉन्जुगेशन का इसमें जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चलो सब में सेम है, लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन साइक्लिक में जा रहा है। तो साइक्लिक का मतलब है आप एक्टिव मिथाइलिन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप प्लस आई लगा हुआ है। प्लस आई ग्रुप कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं वो इस H आयन को एलिमिनेट होने से रोक रहे हैं, यानी इसको बनने से रोकेंगे, इनोल कंटेंट को कम करने की कोशिश करेगा अगर यहाँ पर कोई प्लस आई या डोनर ग्रुप लग गया तो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई माइनस आई या माइनस आर या विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो इस चार्ज को, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको स्टेबल करेगा, यानी इनोल कंटेंट को वो स्टेबलाइज करता चला जाएगा। गॉट इट? तो अगर हमें इन तीनों में से हाइड्रोजन हटाना है तो हम एक्टिव मिथाइलिन से हाइड्रोजन को हटाएंगे। और उसमें भी दो केस थे, एक को हटाएं दो को, तो हम एक को हटाएंगे क्योंकि कार्बन के एसिड वीक होते हैं और दो डबल बॉन्ड एक ही कार्बन में आ जाए तो वो लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लग जाता है, राइट। सो अगर मैं इसी में ग्रुप को चेंज करना शुरू कर दूं, इसी मॉलिक्यूल्स में मैं ग्रुप को चेंज करना शुरू कर देता हूं, तो देखिए मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको देता हूं इसमें, अलग अलग कैटेगरी में आपको बताना है कि कहां पर इनोल कंटेंट इंक्रीज होगा, कहां डिक्रीज होगा, कहां किसको क्या फेवर मिलेगा। चलिए बता, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इनोल कंटेंट, राइट। सो एक तो ले लिया हमने 10 मॉलिक्यूल 1 हो गया है, एक में हमने फिनाइल लगा दिया है, तीसरे में हम दोनों फिनाइल लगा देते हैं, दोनों फिनाइल की बात हुई थी भाई। तो अब एक में हम C2H5O देखते। अब सीन क्या बनने वाला है, आपको ये देखना है कि कहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर एक्टिव मिथाइलिन में कहां होगा। क्योंकि कहानी शुरू कहां से हो रही है कि कौन पहले H पॉजिटिव लूज करेगा, जो पहले H पॉजिटिव लूज करेगा वही तो पहले टॉटोमराइज होने के कुछ स्टेबल बनाएगा। अब यहां पर ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, दोनों प्लस आई है, लेकिन यहां पर फिनाइल का एक विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, एक तरीके का माइनस आई, तो स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, यहां और ज्यादा स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो यहां पर दोनों ही ग्रुप मेरे माइनस आई आ रहे हैं, है ना, दोनों ही ग्रुप का विड्रॉइंग इफेक्ट है, लेकिन यहां पर एक का डोनेटिंग है, यहां पर दोनों का डोनेटिंग हो रहा है, राइट। और ये क्या है, ये तो भाई लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में देगा बहुत जबरदस्त, ये भी बहुत जबरदस्त डोनेटिंग इफेक्ट डालेगा। तो सबसे ज्यादा अगर इनोलाइजेशन होता है तो सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है थर्ड में, इन दो फिनाइल के लिए। फिर हो जाएगा अपना सेकंड का, फिर हो जाएगा अपना फर्स्ट का, और फोर्थ का सबसे कम होगा क्योंकि लोन पेयर ये इधर ये डोनेटिंग इफेक्ट डाल रहा है ना, ये देखिए डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है इसकी तरफ, तो और वो भी रेजोनेंस वाला डोनेटिंग है, इंडक्टिव से तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस, तो इसलिए ये सबसे कम अमाउंट में, सबसे लीस्ट अमाउंट में इनोलाइज होगा, दिस वन सबसे कम अमाउंट में इनोलाइज होगा। तो आपने ये देखा कि कहां पर इनोलाइजेशन ज्यादा हो सकता है, जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जो सबसे ज्यादा HN यूज कर सकता है। देखिए जैसे ये भी बड़ा ही फेमस एग्जांपल है डाइकीटोन का। There are two alpha carbon, one is with respect to this one और X के रिस्पेक्ट में है। दोनों से अगर मैं
दोनों से अगर हम टॉटोमराइजेशन कर दें, 1 2 3 ट्राइड सिस्टम हो गया, यहाँ से 1 2 3 ट्राइड हो गया। अब देखिएगा डबल सिंगल डबल कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो चांस बन ही रहा है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस बन रहा है, इसका इसके साथ कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो डाई कीटोन है ये एक तरीके से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर इन दोनों में जबरदस्त रिपल्शन होगी। रिपल्शन से एनर्जी को क्या इंक्रीमेंट होता है, हमेशा बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो माय डियर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी कीटो फॉर्म इसकी बहुत बहुत कम होगी, यहाँ पर इनोल फॉर्म ज्यादा होगा। हाँ परफेक्ट एरोमेटिक कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल सिंगल डबल की फॉर्म में एक कॉन्जुगेशन सिस्टम आ रहा है, जिसकी वजह से उसको एक स्टेबलाइजेशन मिलता चला जाएगा और इनोल फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एरोमेटिक कैरेक्टर हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिक कैरेक्टर और कॉन्जुगेशन, ये कुछ चीजें हम देख रहे हैं जो इनोलाइजेशन को फेवर करती हैं। एक रोल और आ गया है सॉल्वेंट का, है ना। एक रोल और है अपना सॉल्वेंट का कि सॉल्वेंट अगर है तो क्या होगा, किसको इनोलाइजेशन मिल सकता है। देखिए अगर हम रोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट हमारे दो हैं, पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर। पोलर में जैसे हमारा वाटर हो, मिथनॉल हो, एसिटिक एसिड हो, इस टाइप के हैं। यहां पर हमारा चाहे हेक्सेन हो या बेंजीन टाइप का कुछ हो, इसमें एसीटोन भी टाइप का लिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो पानी की पोलैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं पोलर से नॉन पोलर या नॉन पोलर से पोलर की तरफ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं हेक्सेन है, बेंजीन है, एसीटोन है ना, मिथनॉल है, पानी है, इस तरह से एक सीन बनता हुआ मुझे दिख रहा है काफी हद तक। चलो मोर और लेस। अब क्या होगा, इनोलाइजेशन को वाटर में फेवर मिलता है या नहीं मिलता, अब वो बात हमें देखनी पड़ेगी। एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें, जैसे कि देखिए इस तरह का एक सीन हो सकता है। डेफिनेटली इनोल फॉर्म बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं आ गया है। अब देखिए ये जो ट्राइओल है ये क्या करेगा, क्या ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता? ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा क्या? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या होंगे आपके लिए, नाउ इट चेंजेस टू फिनॉल। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता? ये एक इसके साथ करेगा, ये दो करेगा, यहाँ पे कम से कम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अभी भी। अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता था, ठीक है। लेकिन जब वाटर की एंट्री हो जाती है तो इसका अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का क्राइटेरिया था या टेंडेंसी थी वो कुछ हद तक तो कम हो जाएगी ना। पहले ये अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ है तो अपने जैसे लड़कों के साथ दोस्ती कर रहा है, अब बाहर से कुछ बंदे आ गए तो अब और वो भी इनके साथ घुल मिल रहे हैं तो अपनों के साथ इसकी इंटरेक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि वाटर की एंट्री से इसकी जो अपनी मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वो काफी हद तक थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनोल कंटेंट है कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनोलाइजेशन है डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनोलाइजेशन डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
जितना ज्यादा आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने लगेंगे, इनोलाइजेशन उतना डिक्रीज होने लग जाता है, उतना ही इनोलाइजेशन डिक्रीज होने लग जाएगा। अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CH3 CO CH2 CO CH3 सपोज कीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मैं इनोलाइजेशन पानी में लेता हूं या इसका इनोलाइजेशन मैं बेंजीन या हेक्सेन में लेता हूं, तो आप देखेंगे जब मैं इसका इनोलाइजेशन पानी में लिया, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर जिसमें एक्टिव मिथाइलिन है, तो पानी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ वो कुछ हद तक डिक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ पर जिसकी वजह से उसका जो स्टेबलाइजेशन है कम होगा, तो पानी में इसका जो इनोलाइजेशन है वो कम हो जाने लगता है। तकरीबन 19% के आसपास इसका इनोल प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन अगर यही कहानी बेंजीन में होती है तो ये नियर अबाउट 94% के आसपास, बहुत ज्यादा है। बेंजीन में यानी कि नॉन पोलर में जो इनोल फॉर्म हमें मिल रही है वो काफी बहुत डोमिनेटिंग फॉर्म में मिल रही है। तो जैसे जैसे आप पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं सॉल्वेंट की, वैसे वैसे इनोलाइजेशन कम हो रहा है। जैसे जैसे आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट का, वैसे वैसे इनोलाइजेशन कम हो रहा है। ध्यान रखना है कि अगर मीडियम नॉन पोलर है तो इनोलाइजेशन को फेवर मिल जाता है, पोलर है तो डिक्रीज हो जाता है। एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट में भी नॉन पोलर है। तो दीज आर द फ्यू कंडीशंस जिससे आप इनोल फॉर्म को फेवर दे सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट टॉटोमेरिज्म, जिसमें कोशिश की गई सभी तरह के एग्जांपल को डिस्कस कर लिया जाए। तो अब तक हमने इस पूरे लेक्चर में क्या क्या समझा कि टॉटोमेरिज्म क्या था। टॉटोमेरिज्म बेसिकली क्या था, हाइड्रोजन को एक एटम से दूसरे एटम की तरफ माइग्रेशन करना था, बदले में पाई बॉन्ड को भी लेना था। तो ये एक तरीके से डेस्मोट्रॉपिज्म इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टोट्रॉपिज्म या मैरोट्रॉपी भी इसे कहते हैं, राइट। दो तरह का हमने देखा था, डायड और ट्रायड, राइट। किन किन मॉलिक्यूल में ये होता था वो भी हमने डिस्कस की, किस कंडीशन में हाइड्रोजन जाएगा वो भी हमने डिस्कस की, और इनोल कंटेंट किन किन कंडीशन में इंक्रीज होगा वो हमने देखा। तो अगर एरोमेटाइजेशन होता है तो फेवर मिलेगा, और जितनी ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाएगी, जितनी ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाती है, इनोलाइजेशन को फेवर मिल जाता है। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इनोलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज ऑल कंप्लीट अबाउट टॉटोमेरिज्म। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने तमाम फ्रेंड्स में आपके जो भी जानकार हैं उसमें चैनल का आप लोग प्लीज रिकमेंडेशन दीजिए, और कमेंट करके आप बताइए कि इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर लगा। और आपके पॉजिटिव कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, काफी मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छा काम करने का मनोबल बढ़ता है। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो स्टीरियो केमिस्ट्री में अब हम जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेर पर बनाएंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।